नमस्कार, मैं अनीश उपाध्याय खबरी से। आज मैं सिवान जिला में उपस्थित हूँ। आज आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिनके बारे में जितना भी शब्द बोला जाए वो कम पड़ेंगे, क्योंकि आज मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेकिन 20 से 25 मिनट इनके केबिन में बिताया। मुझे देख करके ऐसा लगा कि सिवान ही नहीं, पूरे गोपालगंज, सिवान, छपरा, तीनों ज़िला में ऐसे डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। बिकॉज़ जब भी कोई पेशेंट आता है तो दुख में आते हैं। अगर उस दुख में उनसे कुछ बातें करके कुछ हंसाया जाता है, हंसी का पल दिया जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर संगीता चौधरी जी हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका भी दिल से आभार, अभिनंदन। मैम, मैं तो अभी देखा हूँ जो आप सुनी हैं। क्या आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं? अभी तो मैं जब पिछले हॉस्पिटल में थी तो बहुत तरह की परेशानियां पेशेंट्स को होती थी। उनको बैठने को जगह नहीं होता था, जबकि उस हॉस्पिटल में मेरे पास पेशेंट्स बहुत होते हैं थे। और कोई पेड़ के नीचे बैठता था, कोई भूजा वाले की दुकान पे, कोई जहाँ बिजली का मेरा तार है वहाँ बैठता था, कोई सीढ़ियों पे बैठता था, और कोई होटल में बैठता था। तो इतना दिक्कत, इतना गर्मी में वगैरह में रहते थे। तो अभी हम लोगों ने पूरा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि उसी वक्त मेरे जेहन में वो सब चीज़ें घूमती थी जो पेशेंट को परेशानी होती थी। कपड़ा सुखाने का जगह नहीं है, खाना बनाने का जगह नहीं। और उस टाइम वो लोग सुविधाओं की बात किया करते थे। तो उसी वक्त हमारे जेहन में ये था कि हाँ, जैसे कि मैंने इसी फ्लोर पे 4 लैट्रिन बनवाए हैं सिर्फ पेशेंट के लिए। फिर हमारे चैम्बर में और मेरे हस्बैंड के केबिन में भी बाथरूम है। तो 6 बाथरूम तो हम लोगों ने, केवल 6 रूम तो केवल निकाल दिया बाथरूम के नाम पे, ताकि एक जाम हो जाए, एक गंदा हो जाए तो दूसरा भी पेशेंट यूज कर सके। और कोई इंडियन टॉयलेट में बैठना चाहे, गर्भवती महिलाएं जो इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ पाती हैं, उनके लिए वेस्टर्न टॉयलेट भी हम लोगों ने बनाया यहाँ पे। फिर हम लोगों ने इसके नीचे फ्लोर पे रिसेप्शन पे भी 2 लैट्रिन अंदर में बनवाया, और बाहर से एक लैट्रिन और एक बाथरूम भी बनवाया कि कोई नहाना चाहे तो बाहर से नहा ले। स्टाफ से लेके कोई भी पेशेंट का अटेंडेंट कोई नहाना चाहता है तो केवल बाथरूम हो जिसमें टॉयलेट ना हो तो बनवाया। और ऑपरेशन का कपड़ा, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो उसके लिए उसमें टॉयलेट नहीं रखा गया कि ऑपरेशन के कपड़े भी धुल जाएंगे अगर किसी दिन ऑपरेशन हुआ तो, और इन्फेक्शन नहीं होगा पेशेंट को, इसके लिए। मैम, हम लोग बिहार से हैं। यहाँ पर गरीब धनी दोनों तरह के लोग रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी पेशेंट आते होंगे जिनके पास पैसे नहीं रहते होंगे, तो उनके साथ आप लोग का कैसा ट्रीट रहता है? पैसे हो ना हो, कोई भी आया है तो कुछ देके ही जाएगा, लेके तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला। तो वैसे तो कोरोना काल में हम लोगों का खर्च बहुत बढ़ गया है। जैसे हैंड सैनिटाइजर और मास्क और कैप सबको लगाना पड़ता है। बार बार हाइपोक्लोरिक एसिड से पूरा बेंच को साफ़ करवाना पड़ता है। फिनाइल से आपको पूरा फ्लोर साफ़ कराना पड़ता है, और हार्पिक से आपको टॉयलेट साफ़ कराना पड़ता है। कोलिन से आपको ग्लास साफ़ कराने पड़ते हैं। सारा खर्च तो बहुत बढ़ गया, बट हम लोगों ने फिर भी अपना जो है ओपीडी का फ़ी है वो सब कुछ भी नहीं बढ़ाया। डिलीवरी का फ़ी भी हमारा अभी 12,000 के आसपास ही है। तो 10,000 से ज़्यादा तो कहीं भी कोई नर्स भी लेती हैं। तो मेरा डिलीवरी का चार्ज भी बहुत नॉमिनल है। निगेटिव खून हो, पहले से ऑपरेशन हो, तो बस 1,000 चार्ज बढ़ जाना है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा हमारा चार्ज है नहीं। मैम, बहुत सारे लोगों का ये आरोप रहता है कि आजकल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो लूट खसोट के अड्डे बन गए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोलती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? अब पता नहीं कहाँ पर क्या होता है, मैं दूसरे के बारे में तो नहीं जानती, पर मैं ये जानती हूँ कि
ईश्वर का सीसीटीवी का कैमरा हमेशा ऑन रहता है और वो दिखता रहता है। अगर आप आज बेईमानी करोगे तो आप कितने साल चल पाओगे? कब तक आप पब्लिक मूर्ख है नहीं, और कब तक आप उसको मतलब कोई अगर मूर्ख बना पा रहे हो आप, एक बार दो बार बना पाएंगे किसी को भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट लंबा आपका पेशेंट बना रहे तो उसके साथ आपको ईमानदारी बरतनी होगी। जैसे अगर मेरी कोई भी पेशेंट आती है वो जिसको डिलीवरी कराना है तो मैक्सिमम को मैं नॉर्मल कराती हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2 भर्ती हुए, दोनों को मैंने नॉर्मल डिलीवरी का दिया। तो वो और जो भी मेरी जैसे एक मेरी पेशेंट है जिसको चमकी आ रहा है, जो बेहोश है सवेरे 9 बजे से, तो उसके लिए मुझे टेस्ट करवाने पड़ेंगे कि उसका किडनी ख़राब है कि लीवर ख़राब है। मैंने उसको सीटी स्कैन भी कराया कि वो होश में क्यों नहीं आ रही, इतना बीपी हाई है, कहीं ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो गया। तो वो मैं रूल आउट नहीं करूँगी कि हाँ पेशेंट को आप अपने हॉस्पिटल में रख सकते हैं या फिर आपको आईसीयू में रखना है। तो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कैसे जानते हैं कि कैसे आप जानते हो कि आपको क्या फर्दर ट्रीटमेंट करना है, कितना डिग्री तक ख़राब है। मतलब वो पेशेंट का अगर हमने जांच करवाया है लीवर का, किडनी का, और उसका कोई भी जांच नहीं था, हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप भी नहीं था, HIV हेपेटाइटिस भी कराना ज़रूरी है। माँ को हुआ है तो बच्चे को भी हो जाएगा अगर हुआ है तो। और उसी तरह से अगर उसका जो है किडनी प्रोफाइल, क्योंकि उसका पेशाब बन नहीं रहा है और मरीज को सवेरे से केवल 400 ml यूरिन आया हुआ है, और फिर उसका बीपी इतना हाई है, तो पूरे बॉडी में जो हार्मोन है वो एंजियोटेंसिन हार्मोन वो पूरे बॉडी के खून की नली को पूरा टाइट करके रखा हुआ है, और उससे बच्चे को भी खून बहुत कम मिल रहा है। जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा है। हार्ट बीट बच्चे का ख़राब है। अगर मैं उसका CTG कराती हूँ, अगर मैं उसको अल्ट्रासाउंड बोलती हूँ, तो ये इसमें लूटने खसोटने की बात नहीं, ये तो रियली में उसका ज़रूरत है। और कुछ जनरल जांच है जो आपको कराना ही पड़ेगा। तो ये ज़रूरत है तो आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको कराना ही पड़ेगा, ये लूट खसोट नहीं है। अगर मैं किसी मरीज का NT स्कैन कराती हूँ तो मैं जांच के बाहर भेजती हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए, तो वहाँ पे 2000 लगता है। या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराती हूँ तो उसमें 2500 लगता है। अब उसमें पेशेंट कुछ सोचने लगते हैं कि ये लूट खसोट है, तो ये लूट खसोट नहीं है, क्योंकि आप लेवल 2 नहीं कराएंगे तो बच्चे के दिल में छेद होगा, और आप नाभि काटे बच्चा नहीं रोया तब तो आप माथा पर मेरे पटक देंगे कि 9 महीना मैंने ट्रीटमेंट कराया, फिर मेरा बच्चा क्यों सीरियस हुआ, फिर मेरा बच्चा क्यों मर गया। तो मैं क्या जवाब उस वक्त दूंगी। तो मुझे लेवल 2 कराना है कि आपके बच्चे के होंठ कटे हैं, कि तालू कटा है, कि दिल में दाग है, कि छेद है, कि रीढ़ की हड्डी जुटी है कि नहीं जुटी है, उसका एक किडनी है कि दोनों किडनी है, उसका ब्रेन में पानी है कि क्या है, गर्दन में ट्यूमर है या क्या है, ये कैसे पता चलेगा अगर आप लेवल 2 नहीं कराएंगे। और NT स्कैन एक अलग से कराना होता है, क्योंकि अगर उम्र मरीज का 25 साल से ऊपर हो रहा है तो आजकल डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत आ रहे हैं। आप मेरा यूट्यूब का वीडियो भी देख सकते हैं, वो जो इसी नाम से है, डॉक्टर संगीता चौधरी, SANGITA। तो ये जैसे ही खोलेंगे आपको उसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में मिलेगा। तो कितने बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, उनका जीभ बाहर होता है, गर्दन छोटा होता है, कान नीचे होते हैं, हाथ पैर में बहुत सारी रेखाएं होती हैं। आप जन्म के वक्त वो आपको हो सकता है कि आप लोगों को सदर में कराया या कहीं भी कराया, वहाँ पेडियाट्रिशियन ने चेकअप नहीं किया, कहीं भी कराया मतलब घर पे करा लिया, वहाँ पेडियाट्रिशियन ने नहीं चेकअप किया, तो आपको क्या चलेगा कि बच्चा सही है, रो रहा है, खाना खा रहा है, दूध पी रहा है, सब आपको उतना ही पता चलेगा। लेकिन आपको तब पता चलना शुरू होता है जब बच्चा माऊ बन के नहीं चल रहा है, तब आप दौड़ना शुरू करते हो कि उसके पैर में ताकत नहीं है, नस की कमजोरी है, मायोपैथी है, या फिर बच्चा डाउन सिंड्रोम का। अब जब उसको 9 महीने में खड़ा होना है, टेबल पकड़ के खड़ा होना, वो नहीं खड़ा हो पा रहा है। जब उसके दूध के दांत निकलने हैं तो वो टाइम से नहीं निकल रहा है। जो आपको बच्चे को 12 महीने में मतलब 1 साल में इसको बेड को पकड़ पकड़ के जो चलना है वो नहीं चल रहा है, तब आप समझोगे कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा, तब आपका देर हो चुका होगा। अगर आपको पहले से पता होता है कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम का है तो आप क्यों 9 महीने तक उसको खून पे बच्चे को पाल रहे हैं, कोई दाल भात पे तो नहीं पाल रहे हैं। दाल भात पे तो बहुत सारे लोग कुत्ता बिल्ली भी पाल लेते हैं, उसके लिए मटन चिकन रोटी भी इंतजाम कर देते हैं। लेकिन आपका जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, वो खून पे पल रहा है। दाल भात पे पलना होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो गया तो वो तो 20 साल 25 साल तक आपका जिंदा रहेगा, और वो
सिर्फ मांस का लोथड़ा रहेगा, ना वो स्कूल जाएगा, ना वो कोई काम कर पाएगा, ना उसे नौकरी मिलेगी। ऐसे बच्चे सोसाइटी के लिए, आपके लिए किस काम के आएंगे? आप जिसके लिए बुढ़ापे की लाठी बना रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं कि बुढ़ापे में आपको एक गिलास पानी दो, तो दे ही नहीं पाएगा। उसको पॉटी आएगी, आप नहीं बता पाएगा कि मुझे पॉटी आई है, और वो आप उसको, उसकी शादी नहीं होगी, वो स्कूल नहीं जाएगा तो अनपढ़ ही रहेगा, कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर पाए। ऐसे बच्चे अगर रूल आउट करने के लिए आपको एंटी स्कैन कराया जाता है, तो ये लूट खसोट नहीं है। आपको दिल्ली, बॉम्बे, ये सब में भी ये होता है, करवाते हैं लोग, तो वहाँ पे। और आजकल लोग ज़्यादा बच्चे कर भी नहीं रहे, 2 ही बच्चे, 1 से 2 बच्चे। औरतें ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो इस, और औरतें कम काम कर रही हैं, इसके कारण सिजेरियन ज़्यादा हो रहा है। तो मैं अभी जो 3 डिलीवरी मैंने सवेरे से देखा, 2 मैंने नॉर्मल था तो नॉर्मल करने के लिए डाल दिया। एक मरीज़ जो बेहोश है, वो मरीज़ कूद ही नहीं सकती है, तो उसको सिजेरियन ही करना पड़ेगा। और सिजेरियन भी मैंने एनेस्थेटिस्ट को बुलवाया, दिखवाया, तो वो बोल रहे हैं कि वो आईसीयू की ज़रूरत लगेगी, तो इसलिए सिजेरियन मैं उनके आईसीयू में जाके करूँगी। मैं यहाँ पे अपने यहाँ सिजेरियन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कभी भी मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 74% है। तो ये है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अब तो आप लोग भी समझने लगे हैं कोरोना के बाद कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% के बाद नीचे कम होता है तो खतरा होता है, 90 के नीचे तो बहुत खतरा होता है। अब मरीज का यहाँ पे 74 है, उसके फेफड़े में पानी है, ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा, वो गुब्बारा की तरह अलवेलाई फूल नहीं रहा, सांस ले नहीं पा रही है। ऑक्सीजन पे हम लोग रख रहे हैं तो मेंटेन हो नहीं पा रहा ऑक्सीजन। बहुत देर से हम लोगों ने ऑक्सीजन पे रखा हुआ है, पर मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो अभी हम लोगों ने आईसीयू में भेजा, आईसीयू के डॉक्टर साहब वहाँ पूरा इंतजाम कर लेंगे, फिर मुझे बुलवा के वो बोलेंगे कि आप सिजेरियन कर दीजिए, फिर मैं जाके वहाँ राउंड दूंगी सुबह और शाम। तो इतना मैं मरीज और जच्चे को बचाने के लिए, इतना पेन तो मैं ले ही सकती हूँ, इतना मैं लूँगी।